एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जैसे को तैसा, कुछ वैसा ही किया है भारत ने। चीन के दुश्मन को भारत ने सौंपा दुनिया के सबसे हाई स्पीड मिसाइल को। और एक मैदान में कैसे पहुंचे हैं भारत, अमेरिका और रूस, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में स्क्रीन पर देखिए, और ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। मालदीव में एक नया ताजा भयंकर संकट शुरू हो गया है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कैसे पड़ोसी देशों का इस्तेमाल कर चीन भारत को परेशान करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे नए भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, जिससे चीन नाक के नीचे एक खतरनाक दुश्मन पैदा हो गया है, जो ड्रैगन को न सोने दे रहा है और न ही जागने दे रहा है। हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की, जहाँ भारत ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया है। एक आइडिया के लिए बता दें कि फिलीपींस चीन के उतने ही करीब है जितना करीब भारत के श्रीलंका है, जहां भारत ने ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल तैनात कर दिया है, जिसे रूस की मदद से बनाया गया है। और जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर करार हुआ था, जिसने ड्रैगन को बेचैन कर रखा है। फिलीपींस और चीन के बीच लगातार विवाद बढ़ रहे हैं और चीन की आक्रामकता को फिलीपींस उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। फिलीपींस ने अपने नौसेना के लिए तट आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम परियोजना के हिस्से के रूप में भारत से क्रूज मिसाइलों की 3 बैटरियों की खरीद की है। ब्रह्मोस सिस्टम को मुख्य रूप से फिलीपींस मरीन कॉर्प्स की तटीय रक्षा रेजिमेंट द्वारा संचालित की जाएगी, जिसके कर्मी मिसाइल प्रणाली के संचालन में महारत हासिल करने के लिए भारत से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि मनीला जरूर इससे इनकार करता है, लेकिन दुनिया की सबसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने का फैसला स्पष्ट रूप से चीन को काउंटर करने का ही है। चीन और फिलीपींस दोनों ही देश दक्षिण चीन सागर में अपना दावा करते हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच का विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नेवी पर हमला भी किया है और माना जाता है इसलिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा, जिसे डिटेक्ट करने की क्षमता चीन के पास नहीं है। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक जॉइंट प्रोडक्ट है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल को किसी तीसरे देश को बेचने के लिए भारत और रूस दोनों ही देशों की मंजूरी होना शामिल है। फिर भी रूस ने भारत को फिलीपींस को हथियार बेचने की इजाजत दे दी, जबकि हालिया समय में रूस और चीन काफी करीब हैं। मोदी सरकार की ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में भारत के पास 50.5% की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि रूस के पास 49.5% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि इस जॉइंट प्रोडक्ट में एक छोटे भाई जैसा वित्तीय भागीदार है रूस, लेकिन मॉस्को टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े भाई की हैसियत रखता है और संभावित खरीदारों पर वीटो का अधिकार भी रखता है। फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या मॉस्को के कट्टर सहयोगी बीजिंग ने मॉस्को को फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री का समर्थन करने से रोकने के लिए राजनयिक दबाव डाला था। लेकिन अगर चीन ने ऐसी कोशिशें भी की होगी, तो भी अगर आज फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इसका मतलब है कि चीन की कोशिशें नाकाम हुई है। दूसरी सबसे हैरानी की बात यह है कि फिलीपींस अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और अमेरिका रूस के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। फिर भी रूस फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की इजाजत भारत को दे दी। ये एक विचित्र डिप्लोमेटिक समीकरण लग सकते हैं। अमेरिका और फिलीपींस के बीच किस हद तक का रक्षा समझौता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि फिलीपींस ने अपने देश में एक सैन्य अड्डा अमेरिका को दे दिया है, और ये फिलीपींस ने इसलिए दिया है क्योंकि अक्टूबर 2023 में चीनी कोस्ट गार्ड जहाजों ने फिलीपींस के जहाजों को दक्षिण चीन सागर में टक्कर मारी थी। चीन ने ऐसा फिलीपींस को डराने धमकाने के लिए किया था। वहीं खैर यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण थोड़े अलग जरूर बन रहे हैं, जहाँ रूस, अमेरिका, भारत सारे एक तरफ आने को दिख रहे हैं
और आपको बता दें 25 जनवरी को इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में DRDO के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अगले 10 दिनों में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी और मार्च तक मनीला में फिलीपींस की पहली खेप पूरी तरीके से पहुंच जाएगी। हालांकि राजदूत कुमारन ने इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। फिलीपींस के जरिए भारत चीन को उसी तरीके से घेर रहा है जैसा चीन भारत के पड़ोसी देशों के साथ करता है और जिस तरीके से नए नवेले मालदीव के साथ कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं आखिरकार मालदीव में क्या होने वाला है आपको बता दें। मालदीव की संसद में लात घुसे चले वो तो आपने देखा ही, और इन सब के बीच में आखिरकार मतदान पूरा हुआ और मतदान के बाद 3 लोगों को संसद की मंजूरी नहीं मिली। अटॉर्नी जनरल अहमद उसाम और डॉक्टर अली हैदर अहमद और डॉक्टर मोहम्मद सईम अली शहीद। और आपको बता दें यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा तो मतदान में 3 लोगों को जीत नहीं मिली, पर स्क्रीन पर एक खबर देखिए। अब ये खबर मालदीव की भाषा में है। मालदीव की भाषा में इस खबर में ये कहा गया कि जिन 3 मंत्रियों को नहीं जगह दी गई उनको फिर से अपॉइंटमेंट किया गया है और ये मुइजू के द्वारा किया गया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने जब इसे कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में डाला तो कुछ इस तरीके के जवाब आए हैं। आपको बता दें ऐसा लगता है जैसे मुइजू सरकार भी इस वक्त पूरी तरीके से अपने हिसाब से चलने को तैयार दिख रही है। इस वक्त मुइजू सरकार भी नहीं मानने को तैयार है अपने ही आर्टिकल 129 को, जिनमें कहा गया है कि काउंसिल के दूसरे मिनिस्टर जो भी चुने जाएंगे उनका अप्रूवल पार्लियामेंट में होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बवाल और खड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर आएगा और जब अविश्वास प्रस्ताव आने की बात हो रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में भी हैं कई सारे MP जो कि मुइजू के पार्टी के हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप पहले तुम्हें हमें मारना होगा तभी राष्ट्रपति सत्ता से हटेंगे वरना नहीं हटेंगे। मतलब यहाँ पर माहौल हो गया है एक बड़ा ही अजीब वाला। और इन सब के बीच में ये मुस्कुराते हुए ठहाके लगाते हुए कौन दिख रहे हैं आपको? डोनाल्ड लू, जिसका इंतजार था। और कहा जाता है इनके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ फिर अमेरिका अपने हिसाब से चलने लगता है। मूसा जमीर जो कि इनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर इनका स्वागत किया, फोटो सोटो खिंचवाई है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं डोनाल्ड लू। और इस वक्त जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो 53 मेंबर तो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रस्ताव का, 54 मेंबर की जरूरत है और ये सारा कुछ प्रोसेस होने में वक्त लगता है, करीब 2 हफ्ते का वक्त लगता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुइजू सरकार के पास 2 हफ्ते के वक्त हैं। इस 2 हफ्ते में क्या अपने खिलाफ बने माहौल को रोक पाएंगे? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।